हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मज़े में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स लेक्चर में। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग फाइनाइट लेंथ वायर, इनफाइनाइट लेंथ वायर या फिर सेमी फाइनाइट लेंथ वायर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से आंसर दे सकोगे, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में हमें ड्यू टू दी करंट कैरिंग लूप कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है वही हमारे सिलेबस में है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक फाइनाइट लेंथ का वायर, करंट कैरिंग वायर, कितना मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट लेंथ और सेमी फाइनाइट लेंथ और इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। मान लो बच्चों, पहले हम फाइनाइट लेंथ के वायर की बात करते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला अगर पता होगा तो सेमी फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों सॉल्व हो जाएंगे। आई रिपीट, सेमी फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको फाइनाइट लेंथ वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है वो पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मान लो बच्चों, मुझे एक वायर दिया गया है, लेट्स से दिस इज द वायर। ठीक है, ये मुझे वायर दिया गया है और उसकी वजह से मुझे कोई एक पॉइंट पी, मान लो कि वो पॉइंट पी कहीं यहां पे लोकेटेड है। कहां पे दिखाता हूं, मान लो कि वो पॉइंट पी ना वो यहां पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये पॉइंट पी के ऊपर ड्यू टू दिस फाइनाइट लेंथ, ध्यान से सुनना, ये फाइनाइट लेंथ वाला वायर है। अभी आप बोलोगे सर ये फाइनाइट लेंथ वाला वायर कैसे आ सकता है? अरे भाई, फाइनाइट लेंथ वाला वायर नहीं होता है, मतलब कि ऐसा मत सोचिएगा कि सर यहां से ये ओपन सर्किट, यहां से ओपन, तो करंट कैसे फ्लो करेगा। भाई साहब, ये किसी सर्किट का हिस्सा होगा। लेट्स से कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, कोई एक करंट यहां से स्क्वायर में जो मूव हो रहा है, मतलब यहां से एंटर किया और यहां से बाहर निकल रहा है, तो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो इतनी लेंथ तो फाइनाइट ही होगी ना, इतनी लेंथ भी फाइनाइट होगी। तो कहीं ना कहीं ये किसी सर्किट का एक हिस्सा होगा, इसके साथ बहुत बड़ी सर्किट कनेक्टेड होगी और बैटरी में से ही यहां पे करंट आया होगा। वैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि बैटरी कभी भी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है, वो सिर्फ एक वर्क करती है, वो सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करती है चार्ज को घुमाने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यही बोलते हैं कि बैटरी में से करंट निकला है कि नहीं, बोलने के लिए तो यही बोलेंगे ना। चलो, तो यहां पे ये किसी सर्किट का हिस्सा होगा। ठीक है, ऐसा मत समझो कि सर ये कैसे हो सकता है, मतलब कि यहां से कोई कनेक्शन नहीं, यहां से कोई कनेक्शन नहीं और फिर भी करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कैसे वायरलेसली करंट आ रहा है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। हमने किसी ये सर्किट का बड़ा हिस्सा था, उसमें एक बहुत बड़ी सर्किट थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा, इतना हिस्सा हमने कंसिडर किया और उतने हिस्से की वजह से कितना मैग्नेटिक फैलाएगा वो निकालना चाहते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट, क्या करना चाहते हैं? ठीक है, चलो अच्छी बात है कि इतना तो क्लियर हो गया। चलो आइए तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह डिराइव करते हैं। डेरिवेशन ध्यान से देखिएगा, वैसे डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आपको पूछने वाला है नहीं। हाँ, उसका जो भी आंसर आएगा वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है, चलो तो अभी ये वायर की वजह, मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, आई डोंट नो व्हाट इज द लेंथ, आई डोंट नो। ठीक है, मुझे इतना पता है कि ये जो डिस्टेंस, ये जो पी पॉइंट मैंने अज्यूम किया है ना, उसका यहां से डिस्टेंस कितना है, डी के बराबर। कितना है? डी के बराबर। अभी ना मैं इसको ये सारी चीजें ना अभी ये मार्किंग वगैरह निकाल देता हूं। अज्यूम कर लो कि ये जो डिस्टेंस है विच इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा जो फॉर्मूला होगा ना उसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमारे फॉर्मूला में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बार बार आएगा, या सुनो, मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा, हमें यही डिस्टेंस चाहिए, यही ध्यान में रखना है। अगर किसी वायर की वजह से किसी फील्ड के, किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने को बोलेंगे तो बच्चों हमें पहले तो क्या करना है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि जो फॉर्मूला आएगा उसमें यही डिस्टेंस काम का है। ये सुनो, तो इसी के टर्म्स में हमें आंसर मिलेगा, समझना। ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट पी है जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट इज लोकेटेड फ्रॉम द वायर एट डी डिस्टेंस विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस डी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अभी मैं क्या करता हूं, मुझे इतना समझ में आता है कि पूरे वायर की वजह से कितना आएगा वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने जो ये हेडिंग लगाया ना, इट इज वन एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन तो हमने देखी थी, रिंग की वजह से कितना फील्ड आता है वो,
ये दूसरी एप्लीकेशन है, एक्चुअली ये पहली है वो दूसरी है, जो भी करना हो, ये पहली है दूसरी वो पहली ये दूसरी, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली मुझे अगर फील्ड निकालना है तो यहां पे मुझे बायो-सैवर्ट लॉ का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बायो-सैवर्ट लॉ को यूज करने के लिए, क्योंकि बायो-सैवर्ट लॉ तो क्या बोला था उन्होंने, बायो एंड सैवर्ट ने तो ऐसा बोला था कि भाई छोटा सेक्शन कितना फील्ड दे सकता है ये बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, पूरा वायर क्या देगा मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, उसके लिए आपको इंटीग्रेट खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लॉ ऐसा है कि वो हमें सिर्फ छोटे सेक्शन की वजह से कितना फील्ड आता है वो हमें बता सकता है। ठीक है, तो हम बायो-सैवर्ट लॉ का ही यूज करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहां पे एक छोटा सा इसका सेक्शन यूज कर लेंगे ताकि बायो-सैवर्ट लॉ अप्लाई कर सके। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक छोटा सा सेक्शन अज्यूम कर लिया, एक छोटा सा सेक्शन, क्योंकि मुझे बायो-सैवर्ट लॉ लगाना है। ठीक है, इसका डिराइव करने के लिए, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बायो-सैवर्ट लॉ लगाना है, तो उसके लिए मैंने यहां पे एक छोटा सा सेक्शन यहां पे अज्यूम किया। मान लो कि वो छोटा सा सेक्शन है, ये करंट कैरिंग हमारा एलिमेंट है। ठीक है, करंट कैरिंग एलिमेंट, जिसकी वजह से यहां पे कितना फील्ड आएगा वो मैं यहां पे जानना चाहता हूं। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट है, मान लो कि उसकी लेंथ कितनी है, dy के बराबर, कितनी है, dy के बराबर, और वो मान लो कि ये ओरिजिन पॉइंट है, तो ओरिजिन से लेट्स से कि वो y हाइट पे आया हुआ है, y दूरी पे है। ठीक है, वर्टिकली y दूरी पे है। समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि जो मैंने सेक्शन यहां पे अज्यूम किया है, हम ना क्या करते थे, dl लेंथ लेते थे, मैंने यहां पे dy लेंथ ले ली, क्या फर्क पड़ता है, लेंथ होती है ना, छोटी लेंथ है तो छोटी लेंथ, उसको आप dy से डिनोट करो या dl से डिनोट करो, क्या फर्क पड़ता है भाई, ये एक नोटेशन है, इट इज वन काइंड ऑफ नोटेशन, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि वहां पे फॉर्मूला में dl था, वो हमने अज्यूम किया था dl, इसीलिए फॉर्मूला में dl लगा था। मैं वहां पे dy अज्यूम करता तो dy लग जाता, मैं वहां पे dx अज्यूम करता तो dx लग जाता। समझ रहे हो, यस और नो, क्योंकि ये y एक्सिस पे है इसीलिए मैंने इसको dy अज्यूम किया कि ये जो छोटा सा सेक्शन है ना उसकी लेंथ कितनी है, dy के बराबर, और वो ओरिजिन से कौन से लोकेशन पे है, y लोकेशन पे है। ठीक है, यहां से ये हाइट कितनी है, छोटे सेक्शन की हाइट कितनी है, डिस्टेंस y के बराबर है। ठीक है, और मुझे ये सेक्शन की वजह से ये पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो मुझे निकालना है। ठीक है, यहां से ड्यू टू दिस सेक्शन, ये छोटा सेक्शन, ये पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मुझे निकालना है। मान लो कि ये जो डिस्टेंस है वो है r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r के बराबर है। समझ में आ रहा है, यस और नो, तो बायो-सैवर्ट लॉ से ये तो मैं निकाल सकता हूं, ये सुनो, बायो-सैवर्ट लॉ की वजह से मैं ये dy छोटे सेक्शन की वजह से यहां पे आने वाला छोटा मैग्नेटिक फील्ड में निकाल सकता हूं। क्लियर है, तो बायो-सैवर्ट लॉ की वजह से मुझे क्या मिलेगा, ये छोटे सेक्शन की वजह से यहां पे आने वाला छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, फॉर्मूला बताओ, ये छोटे सेक्शन, मान लो कि करंट की डायरेक्शन ये है वर्टिकली अपवर्ड, और उसको मैं कैपिटल I से डिनोट करता हूं, तो कैपिटल I करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो यहां पे भी देखोगे तो करंट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगी। ठीक है, और उसकी वजह से यहां पे आने वाला फील्ड कितना हो सकता है, बायो-सैवर्ट जी ने क्या बताया था, μ0/4 पाई इंटू I इंटू dl साइन एंगल मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए भाई साहब, मुझे वेक्टर फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो मैं मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करूंगा, तो वेक्टर वाला फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं सीधा मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लिखूंगा, तो ये हो जाएगा I इंटू dl इंटू साइन। अच्छा, एंगल कौन सा लूं, एंगल कौन सा लो बताओ हमका, एंगल कौन सा लो, मान लो कि ये वाला जो एंगल है ना ये थीटा है, कितना है, थीटा है, और हमें कौन सा एंगल बताना होता है, dl की डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड डायरेक्शन, सोचना और सोच के बताना, dl की डायरेक्शन मतलब कि ये dy जो भी है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है वही तो डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन dy की डायरेक्शन ये, और r वेक्टर ये डायरेक्शन में, और ये जो एंगल होता है ना यहां पे जो लिखने वाले हैं, दैट शुड बी द एंगल बिटवीन dy एंड r। समझ रहे हो, यहां पे मैंने l लिखा है क्योंकि हमने फॉर्मूला ऐसा पढ़ा था। अभी यहां पे मैंने जो छोटा सा सेक्शन लिया है वो कौन सा लिया है, dy सेक्शन लिया है, dl की जगह पे मैंने उसका लेंथ dy अज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा dy इंटू साइन, मतलब कि वो होगा dy और r के बीच का एंगल। यहां पे जो एंगल लिखूंगा इट शुड बी द एंगल बिटवीन ये छोटा सा सेक्शन एंड दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये r और dy के बीच का एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा माने हैं तो ये तो है 90, कहां गया, हाँ ये है यहां पे, ये थीटा माने हैं तो ये तो है 90, अगर ये 90 है तो बच्चों सोच के बताओ कि ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बच्चों सोचो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अरे नहीं समझ में आया,
अरे नहीं समझ में आया, बहुत ही डेंजर पॉइंट है, नहीं समझ में आया। अरे भाई ये थीटा है, ये 90 है, तो कितना होगा? देखो ना ट्राइंगल को देखो तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये टोटल कितना होना चाहिए? 180। तो 180 में से 90 माइनस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचेगा कितना? 90 प्लस थीटा। नहीं समझ में आता है तो 90 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा को जोड़ो, 180 आना चाहिए। आ रहा है? हाँ जी, थीटा थीटा चम्मा चम्मा, 90 प्लस 90 180। समझ रहे हैं? तो यहां पे ये जो एंगल होगा ना, एंगल कौन किसके बीच का? dy एंड r के बीच का एंगल, dy एंड r के बीच का, dy एंड r के बीच का एंगल, वो कितना आएगा? 90 प्लस थीटा। क्लियर है? डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये छोटा सा सेक्शन यहां पे छोटा सा इतना मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है। इसको अच्छे से लिखते हैं, इसको अच्छे से, साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी वाई इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा कौन? ये छोटा सा जो हमने सेक्शन अज्यूम किया है वो। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट हमने जो अज्यूम किया है वो इतना छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। यस और नो? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पूरा वायर कितना प्रोवाइड करेगा, इतनी लेंथ का पूरा वायर कितना प्रोवाइड करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। यस और नो? क्वेश्चन ये नहीं कि छोटा सा सेक्शन कितना देगा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, यहीं से निकलेगा, लेना देना तो है, यहीं से निकलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे ये वायर पूरा कितना दे सकता है वो निकालना है। मतलब कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस फाइनाइट लेंथ वायर वो कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया कि यार छोटा सा सेक्शन इतना देगा। उसको ना मैं थोड़ा सा यहां पे एडजस्ट वगैरह करता हूं, रीराइट करता हूं। ध्यान से सुनिएगा मैं कैसे इसको रीअरेंज करता हूं ताकि हम उसको इंटीग्रेट कर पाए। ठीक है, अच्छा पहले तो ये सोचना होगा कि क्या यहां पे इंटीग्रेशन काम कर सकेगा, मतलब कि हम क्या इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। एक्चुअली क्या है कि कब इंटीग्रेट करना है और कब नहीं करना है वो समझ में आना जरूरी है। यस और नो? जैसा कि यहां पे अगर मुझे इतनी लेंथ का वायर है, समझो, आज समझा रहा हूं तो समझ लो। ठीक है, कि क्यों हम इंटीग्रेट करते हैं। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे इंटीग्रेट करने से पहले हमने ये सोचा होगा कि यहां पे क्या सच में इंटीग्रेशन से काम बनेगा कि नहीं बनेगा। अब तक तो डायरेक्टली किए थे, लेकिन फिर भी रिंग वाले केस में हमने कॉस थीटा कैंसिल किया था। ठीक है, और सिर्फ साइन थीटा का इंटीग्रेशन किया था। क्यों किया था सर? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन है, छोटा छोटा टाइम बचे इसके लिए। ऐसा नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन ही क्यों आंसर देता है, उसके पीछे का रीजन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। यस और नो? जो भी है उसको ऐड करना। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाए तो ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। यस और नो? लेकिन वहां पे अगर रिंग वाला केस देखोगे या फिर यहां पे देखोगे ना, तो दोनों केस में आपको एडिंग ही दिखाई देगा। जैसे कि सोचो, ध्यान से सोचो, मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्योंकि बायस-सावर्त लॉ हमें सिर्फ छोटा सेक्शन कितना छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है वही हमें दिखा सकता है। तो बायस-सावर्त लॉ ही हमें यूज करना पड़ता है। तो मैंने एक छोटा सा सेक्शन ये लिया, इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया। जरा सोचो कि ये वाला सेक्शन यहां पे जो भी फील्ड प्रोवाइड करेगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन क्या आएगी? राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। यहां पे करंट की डायरेक्शन में थंब को, फिर उंगलियां, फिंगर्स कहां पे ओपन करनी है? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे। मतलब कि ये डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन में थंब और ये डायरेक्शन में फिंगर्स। तो देखो आपकी पाम कहां पॉइंट आउट कर रही है? अंदर। पाम कहां पॉइंट आउट कर रही है? अंदर। हुआ कि नहीं? इनसाइड। यस और नो? तो ये छोटे सेक्शन की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आया वो कौन सी डायरेक्शन में आया? इनसाइड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन? इनसाइड। मैं यहां पे डायरेक्शन दिखाता हूं। ठीक है, मान लो कि ये इनसाइड, ये इनसाइड डायरेक्शन में फील्ड आया, यहां पे ड्रॉ किया, उसको मैं रब करने वाला हूं इसके लिए। ठीक है, अच्छा ऐसा ही छोटा सा सेक्शन मैंने यहां कहीं पे अज्यूम किया होता तो सोचो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? वो भी इनसाइड। अच्छा यहां पे अज्यूम किया होता तो देखो यहां पे ये, वो भी इनसाइड। अच्छा यहां पे अज्यूम किया होता तो वो भी, मतलब कि पूरे वायर की वजह से अगर सोचोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ही आ रहा है, इनसाइड ही आ रहा है। मतलब कि कहीं पे भी वायर में छोटा सा सेक्शन अज्यूम कर लो, अगर ये पूरे वायर को छोटे छोटे सेक्शन में भी डिवाइड करोगे ना तो हर एक सेक्शन की वजह से जो भी फील्ड आएगा ना वो इनसाइड ही होगा। मतलब कि हमें उसको ऐड करना है, और ऐड करना है इसीलिए इंटीग्रेट कर लेंगे। समझ रहे हो? ऐसे ही नहीं होता इंटीग्रेशन, कुछ भी, मतलब सर क्या है अभी करो ना इंटीग्रेट। अरे ऐसा नहीं होता है, समझो। क्वेश्चन क्यों नहीं होता है कि क्यों इंटीग्रेट नहीं? सर टाइम बच जाता है। अरे टाइम को छोड़ो, टाइम को मारो गोली, लॉजिकली तो सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट मतलब एडिशन होता है ना, इंटीग्रेट करना मतलब एडिशन होता है। तो एडिशन तभी हो सकता है जब यहां से जितने भी छोटे सेक्शन आप अज्यूम करते हो सारे सेक्शन का फील्ड एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट होता हो, तो ही तो ऐड हो सकता है ना।
तो ही तो जहां जहां पे इंटीग्रेशन हमने अप्लाई किया होगा कहीं ना कहीं वहां पे सारे एडिटिव नेचर वाले ही होंगे, तो ही तो इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं? सर इतना कौन सोचता है, अभी छोड़ो ना, अभी जो भी है इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। चलो मेरा काम था समझाना, थोड़ा लॉजिक भी लगाया करो कि क्यों इंटीग्रेट ही करते हैं, या सुनो, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे क्यों हमने cos थीटा को कैंसिल किया था रिंग वाले केस में? क्योंकि मुझे पता था, अरे आपको भी पता था, सबको पता था कि भाई cos थीटा एक ऊपर एक नीचे, ऐसे बहुत सारे सेक्शन होंगे जो ऊपर और नीचे सेम डायरेक्शन में आपको फील्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कंपोनेंट प्रोवाइड करेंगे, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे हमने वहां पे क्या किया, सीधा इंटीग्रेट किया था? नहीं भाई, पहले cos थीटा को कैंसिल किया था, क्योंकि वहां पे ऐड सब्ट्रैक्ट वाला नेचर जो भी आ रहा था उससे हमने cos थीटा को कैंसिल कर दिया था। बाकी सारे जो sin थीटा वो एक ही डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहे थे और इसीलिए हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया था, समझ रहे हो? चलो आ जाओ, हाँ तो आओ यहां पे। अच्छा, तो इसीलिए हम यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन ना थोड़ा यहां पे अलग टाइप का होगा। अलग टाइप का इसलिए क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि मुझे नहीं पता है कि इसकी लेंथ क्या है, लेंथ कहां से स्टार्ट होती है कहां पे एंड होती है वो भी नहीं पता है, समझ रहे हो? तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो इसी के लिए मुझे यहां पे इंटीग्रेशन करने से पहले ना ये लेंथ को आइडेंटिफाई करना, मतलब कि यहां से इतनी लेंथ और यहां से इतनी लेंथ, जरूरी थोड़ी ना कि एवरी टाइम आपको जो भी वायर देंगे उसका मिड पॉइंट ही आपका ओरिजिन होगा और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे वो मिड पॉइंट ही होगा, मिड पॉइंट सही होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वायर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो यहां पे इतना सेक्शन, यहां पे बड़ा सेक्शन, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में लेंथ को कैसे मेजर करें? तो इसके लिए हमारे पास एक और रास्ता है। देखो कोई भी वायर हो, चाहे फाइनाइट लेंथ वाला हो या इनफाइनाइट लेंथ वाला हो, उसकी लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एंगल का यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, मैं हाथ लूंगा और यहां से इसके ये एंड पॉइंट तक ना मैं हाथ को रोटेट करूंगा एंगल पे। ये जो एंगल बना ना वो हो गया ये वाली लेंथ का एंगल, ये वाली लेंथ को पॉइंट करने वाला एंगल। ये सुनो, सिमिलरली मैं उसको ये डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो ये जो एंगल बनेगा ना मेरे हाथ का, ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी दी एंगल बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मतलब कि यहां से जो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा उसने बनाया हुआ एंगल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाले केस में हम क्या करेंगे, ये लेंथ को लेंथ की तरह नहीं देखेंगे, उसको एंगल के फॉर्म में देखेंगे। ये पॉइंट को पॉइंट आउट करने वाला एंगल ही होगा हमारे लिए ये लेंथ, ठीक है। सिमिलरली ये जो पॉइंट है ना, ये एंडिंग पॉइंट है, इसको पॉइंट आउट करने वाला जो भी एंगल होगा वही होगा हमारे लिए ये वाली लेंथ, क्योंकि कहीं ना कहीं एंगल से लेंथ पता लग सकती है। एंगल से इतनी लेंथ पता करनी है तो आसान है ना, अगर ये एंगल पता है तो ये लेंथ मेजर कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, सिर्फ ये आर चाहिए। अगर आर पता है तो आप आसानी से वाई फाइंड आउट कर सकते हो, है कि नहीं? तो वाई को आप एंगल के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, उसमें क्या है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वही यूज करेंगे, एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। एंगल का यूज करेंगे लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो मान लो बच्चों मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से जोड़ दिया, ठीक है। हमने ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से जोड़ दिया तो मुझे दिखा कि भैया ये जो एंगल बना ना वो θ1 बना। अज्यूम दैट इसने ये वाली लेंथ को, मैंने ये वाली लेंथ को θ1 एंगल से शो किया, ठीक है। होता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों टाइप के होते हैं, कार्टेशियन भी होते हैं, एंगल वाले पोलर भी होते हैं, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज कर सकते हो। अगर किसी पॉइंट को पॉइंट आउट करना है तो एक्स में इतना चलो, वाई में इतना चलो, ऐसा भी बता सकते हो। अगर आपको वही पॉइंट को अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको फॉलो करवाना, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से शो करना, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, भैया इतनी लेंथ का इतनी रेडियस ले लो और फिर इतने एंगल घूम जाओ, तो भी आप ये पॉइंट पे अप्रोच कर सकते हो। तो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, आर एंड थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नहीं समझ में आया, ठीक है, समझाता हूं। देखो ये एक्स है, ये वाई है, यहां का कोई एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई। अगर मैं बोलूं कि मुझे यहां तक पहुंचना है तो क्या बोलोगे आप, सर इतना एक्स चलो एक्स डायरेक्शन में और फिर इतना वाई चलो वाई डायरेक्शन में, आप वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गई जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ऐसी दूसरी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिससे भी ये वाला पॉइंट आइडेंटिफाई हो सकता है, जिसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बोलते हैं कि आप एक काम करो कि इतनी रेडियस ले लो, कितनी, इतनी रेडियस ले लो और फिर यहां से इतना एंगल घूम जाओ, इतनी रेडियस लेके यहां से आप इतना एंगल थीटा एंगल घूम जाओ, तो भी आप उसी पॉइंट को
पॉइंट आउट कर सकोगे। ठीक है, तो दोनों सिस्टम होती है, किसी भी पॉइंट को आप आर थीटा से भी शो कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को आप एक्स वाई से भी शो कर सकते हैं। बोथ आर द डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम बट आफ्टर बोथ आर पॉइंटिंग द सेम पॉइंट। यस और नो, दोनों सेम ही पॉइंट को अप्रोच करती है। यस और नो, तो ये अलग मेथड अलग है शो करने की, बाकी पॉइंट तो वही होगा। यस और नो, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, वही यहां पे आर थीटा का यूज करेंगे। तो मैंने ये वाली लेंथ को ना y से नहीं डिनोट किया, मैंने क्या किया, इसको θ1 से डिनोट कर दिया कि भैया मुझे अगर यहां पे पहुंचना है, ये वाले पॉइंट को अप्रोच करना है, तो मुझे ये सेंटर से कितना एंगल घूमना पड़ेगा, θ1। कितना लेंथ लेके, इतनी रेडियस लेके θ1 एंगल घूमना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली मैंने ये वाले एंड पॉइंट को भी जब भी इसके साथ जोड़ा, मान लो इसने बनाया एंगल θ2, कितना, θ2, तो मैं ये बोलूंगा कि आपको क्या करना है, ये वाला एंड पॉइंट चाहिए तो आप एक काम करो, यहां से इतनी रेडियस लेके θ2 एंगल पे मुड़ जाओ, तो यहां पे क्या होगा, आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मेथड टू रिप्रेजेंट, टू शो एनी पॉइंट। ठीक है, जिसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जा सकता है। क्लियर है, तो मैंने लेंथ को किससे शो किया, एंगल से शो कर दिया। इसके लिए एंगल कितना, θ1, इसके लिए एंगल कितना, θ2। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं -θ2 से θ1 इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहां पे थीटा का यूज करूंगा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे थीटा के फॉर्म में इंटीग्रेट करना है तो कहीं ना कहीं मुझे यहां पे डी थीटा चाहिए, और यहां पे तो dy है ना, और डी थीटा चाहिए। इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो मुझे डी थीटा ही चाहिए ना, dy से तो डी थीटा नहीं हो सकता ना। इंटीग्रेशन थीटा का इंटीग्रेशन dy से कैसे पॉसिबल है, नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे ना जहां पे यहां पे वो थीटा के बिना का कोई चीज दिखाई दे रहा है उसको मुझे थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मुझे यहां पे आर दिख रहा है, आर हमने ये अभी तो छोटे टुकड़े के लिए लिया ना, ये जो सारा एनालिसिस है इंटीग्रेट किसको करेंगे, डीबी को। ठीक है, डीबी को ये एंगल से ये एंगल तक इंटीग्रेट करेंगे, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे डीबी को। ठीक है, तो उसके लिए अभी बेस क्या है हमारा, डीबी। ये सुनो, तो उसके लिए देखो ये स्मॉल आर जो भी है उसकी वैल्यू क्या बन सकती है, ध्यान से देखो। ये ब्लू कलर की जो लाइन है उसको देखो, ये बड़ी वाला जो θ1 है θ2 उसको अभी भूल जाओ। ठीक है, उसको अभी मत देखो, इंटीग्रेट करने के बाद देखो। तो यहां पे मुझे इतना समझ में आता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर। तो ये इतना छोटा सा ट्राइंगल दिखा आपको ब्लू वाला, ठीक है, थीटा एंगल वाला। यहां पे आर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बोला था, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है। तो मैं यहां से एक एंगल की वैल्यू बना सकता हूं या फिर आर की वैल्यू बना सकता हूं। ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा cos थीटा इज इक्वल टू, देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन आर, है कि नहीं, d अपॉन आर। तो यहीं से मैं r का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, r का वैल्यू लिख सकता हूं d अपॉन cos थीटा, या फिर मैं इसको बोलूं d sec थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, d sec थीटा। तो r की वैल्यू थीटा के फॉर्म में क्या आएगी, d sec थीटा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, r की वैल्यू थीटा के फॉर्म में क्या आएगी, d sec थीटा। क्लियर है इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो काम हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द dy, व्हाट अबाउट द dy, क्योंकि dy को भी d थीटा में कन्वर्ट करना है। चलो r की वैल्यू तो मान लेते हैं कि मिल गई, d sec थीटा। व्हाट अबाउट डी थीटा, डी थीटा कहां से आए, dy को ही कहीं ना कहीं d थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मेरे पास एक और रास्ता है। ध्यान से देखो, यही ट्राइंगल को देखो, वापस यही ट्राइंगल, थीटा वाला जो एंगल बना यही ट्राइंगल को देखो। ये ट्राइंगल के लिए देखो, क्या मैं tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, क्या मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे ब्लू कलर की इंक से ही लिखता हूं, क्या मैं tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखो y अपॉन ये d लिख सकता हूं, सामने वाली डिवाइड बाय पास वाली। यस और नो, तो tan थीटा, ये एंगल थीटा के लिए देखो, ये छोटा सा ट्राइंगल दिखा, ये छोटा नहीं है बड़ा है, लेकिन θ1 एंगल वाला नहीं, थीटा एंगल वाला ट्राइंगल देखो। तो सामने वाली और पास वाली, सामने वाली y है, पास वाली d है कि नहीं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या, मैं यहां पे y अपॉन d लिख सकता हूं, y अपॉन d, सही है। तो यहीं से क्या y की वैल्यू में लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू d tan थीटा। ठीक है, लेकिन मुझे ये थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो dy की वैल्यू चाहिए, dy की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेते हैं। ध्यान से देखो ना, करते जाओ, दोनों साइड पे मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेता हूं। तो मैं दोनों साइड पे थीटा के, आई एम टेकिंग द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा। सर इसका थीटा के, अरे भाई y का थीटा के रिस्पेक्ट में थोड़ी हो सकता है, तो इसको तो मुझे dy बाई डी थीटा ही लिखना पड़ेगा। अभी दी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकल के tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा।
है कि नहीं? तो यहीं से डी थीटा को ये साइड पे ले जाओ तो dy का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? dy इज नथिंग बट इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आप इसको अगर डायरेक्टली समझ सकते हो तो यहां पे dy इज इक्वल टू डी टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं समझ में आता है तो ऐसे करो, दोनों साइड पे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले लो, इसका y का डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी थीटा, और इसका क्या होगा? d बाहर सेक स्क्वायर थीटा, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, फिर डी थीटा को यहां पे ले गए तो ये हो गई dy की वैल्यू। तो जैसे हमें ये dy की वैल्यू मिली और ये r की वैल्यू मिली और मैं इसको अगर यहां पे प्लेस करता हूं तो देखो यही क्या हो जाएगा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू dy की जगह पे अभी मैं लिखूंगा d सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू d सेक थीटा का स्क्वायर, मतलब मैं इसको लिखूं डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अभी सेक स्क्वायर थीटा कैंसल, एक डी कैंसल, तो बच्चों बचा क्या यहां पे? dB की वैल्यू वही छोटे वाला जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया हमारे पास? म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू कॉस थीटा अपॉन एक डी बचा ना यहाँ पे, हाँ, और ऊपर क्या बचा? यहाँ पे ऊपर बचा, इसको ना डी को यहीं पे लिखता हूं, इसके साथ ही लिख देता हूं, ये पूरी एक टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई डी, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी इंटू कॉस थीटा डी थीटा, इतना बचेगा, इतना बचा, ठीक है, इतना बचा। ये हमारा हिंट वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको अलग कर देते थे, यहां से इसको अलग कर देते, ठीक। चलो, समझ में आया? यहां तक समझ में आया? तो dB का वैल्यू इतना आया, ठीक है। अभी क्या करना है? ये तो सिर्फ ये छोटे टुकड़े की वजह से यहां पे आने वाला मैग्नेटिक फील्ड आया, मुझे तो ये टोटल इतनी लेंथ के वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो निकालना है। तो मुझे चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है? B इज इक्वल्स टू, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B इज इक्वल्स टू, यहां से थोड़ा जगह बचा के लिखते हैं। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस dB। कहां से कहां का इंटीग्रेशन? देखो ये वाली लेंथ के लिए उल्टा घूमना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको लिखूंगा -θ2, और ये वाली लेंथ के लिए मुझे θ1 जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, तो इसको मैं बोलूंगा +θ1, ठीक है। समझ में आया रेंज कैसे लगाई? -θ2, ठीक है। ये एंगल को, ये पॉइंट के अप्रोच करने के लिए यहां से मुझे उल्टा घूमना पड़ेगा ना, ये डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -θ2 हमारे लिए। भाई नीचे माइनस है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो ये नेगेटिव होगी, ठीक है, इसलिए -θ2 से लेके θ1। क्लियर है? चलो अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं, आओ इंटीग्रेट करते हैं। dB का वैल्यू प्लेस करो यहाँ पे। सो ये हो जाएगा -θ2 से लेके θ1। dB का वैल्यू क्या है? देखो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है? देखो म्यू 0 कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट, करंट कैरिंग कंडक्टर वो तो डिपेंड करता है, वो बैटरी में से निकलने वाला करंट यहां पे तो वही रहेगा, यहां से कहीं से डिवाइड तो हुआ नहीं, तो आई का वैल्यू आई ही रहने वाला, तो कांस्टेंट है। 4 पाई भी कांस्टेंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस dB कांस्टेंट है, तो ये चारों तो कांस्टेंट, सॉरी 5 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो। जगह है क्या? नीचे दिख रहा है क्या? हाँ है, हो जाएगा, यहां पे इतनी जगह में हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो ये हो जाएगा क्या? तो इसको लिखेंगे म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी इंटीग्रल -θ2 से लेके θ1 कॉस थीटा डी थीटा, है कि नहीं? यस और नो? अभी बच्चों बताओ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी, कॉस का इंटीग्रेशन हुआ साइन थीटा और -θ2 लोअर लिमिट, θ1 अपर लिमिट। अभी आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो यहां पे, तो ये हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी इंटू ये हो जाएगा साइन θ1 माइनस साइन -θ2। अच्छा, अच्छे बच्चों की तरह बताओ मुझे कि साइन -θ2 कितना होता है? बताओ हमका, साइन -θ2 क्या साइन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? साइन ऑड फंक्शन है, तो माइनस को क्या करेगा? बाहर फेंकेगा। अगर इवन होता तो माइनस खा जाता। इवन ऑड फंक्शन का मतलब ही यही होता है ना। अगर इवन फंक्शन है तो f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होता है? f ऑफ x। लेकिन अगर ऑड फंक्शन है तो f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। क्यों? माइनस को क्या करता है? बाहर फेंक देता है। नहीं समझ में आया?
नहीं समझ में आया तो एक काम करो साइन माइनस थीटा टू की वैल्यू सोचो। मान लो कि अगर बच्चों में आपको बोलो कि साइन, अगर ये समझ में नहीं आया, ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर फेंकेगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बाई टू, सॉरी प्लस साइन थीटा बाई टू नहीं थीटा टू, ठीक है। इवन ऑड फंक्शन यही तो होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वो इवन फंक्शन है। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो वो ऑड फंक्शन है। लेकिन वो भी अगर समझ में नहीं आता है तो अभी एकदम देसी लैंग्वेज में समझो। मान लो बच्चों मैं आपको बोलूं कि साइन माइनस 30 का वैल्यू कितना आएगा, सोचो इसका वैल्यू क्या बताओगे, इसका वैल्यू कितना आएगा सोचो। माइनस, इसको मुझे लिखना है, देखो एकदम देसी लैंग्वेज में समझाता हूं। साइन माइनस 30 इज इक्वल टू क्या होता है, क्या मैं इसको 0 माइनस 30 भी लिख सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है भाई, 0 माइनस 30 भी तो लिख सकते हैं ना, 0 माइनस 30 भी लिख सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि नहीं, है कि नहीं। चलो अभी देखो इसका फायदा क्या होगा बच्चों, जब भी आप कोई भी क्वाड्रेंट में एंगल निकालते हो ना, तो हमेशा ये वाले जो टर्म है ना, ये वाली टर्म 0 माइनस 0 प्लस, ये 0 माइनस है ना, वो फोर्थ क्वाड्रेंट दिखाती है। क्या दिखाती है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट दिखाती है। बाकी मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर आता है, इसके बराबर ही आता है, तो ये हो जाएगा साइन 30। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में सोचो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप पढ़े थे ऑल एस टी एंड सी, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस एंड सेक ही धन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये तो साइन है, कॉस थोड़ी ना, कॉस होता तो पॉजिटिव लिखता, सेक होता तो पॉजिटिव लिखता, लेकिन ये तो साइन है, तो साइन तो नेगेटिव होगा। तो यहां पे इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस साइन 30, है कि नहीं। साइन माइनस 30 का वैल्यू कितना, माइनस साइन 30, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा 0 माइनस कैसे, मैंने सर इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला, अरे भैया ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है। अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट दिखाना है तो 0 माइनस करना पड़ेगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मुझे जाना है तो 0 से उल्टी डायरेक्शन में आगे बढ़ो, 0 माइनस करो, 0 माइनस समथिंग मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 प्लस समथिंग मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, 0 माइनस मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे मैंने आइडेंटिफाई किया, आई बात समझ में अभी, ठीक है यार। इवन ऑड का फंडा लगा दो या फिर ऐसे समझो, जो भी समझना है समझ सकते हो। मैंने एकदम देसी लैंग्वेज में आपको समझाया सर, लेकिन वो भी समझ में नहीं आते तो क्या करें, कुछ नहीं, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो भाई। चलो नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एवरी वर्ड ना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, ये माइनस साइन यहाँ पे क्योंकि वो ऑड फंक्शन है, नहीं समझ में आता तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू आएगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन खुद नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो बच्चों फाइनली मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस फाइनाइट लेंथ वायर कितना मिला, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, शायद आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, अगर आपने कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन की है तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली मगअप कर लेते हैं, या फिर इसका डेरिवेशन अगर आपने देखा तो बहुत ही बढ़िया है, डेरिवेशन अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया है, ये सुनो। बाकी डायरेक्टली क्या करते हैं, यही फॉर्मूला याद रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक फाइनाइट लेंथ वाला वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है, इतना, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी टाइम्स साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। लेकिन इसको अप्लाई करने के भी थोड़े बहुत रूल्स वगैरह है, मतलब कि यहां पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये डी का मतलब क्या है, यहां पे ये जो डी है ना, ये फॉर्मूला में यहां पे लिखता हूं। अगर आपको नोट बनानी है तो वो अच्छे से नोट भी बना दीजिएगा इसकी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम ना गलती बहुत कर लेते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये फॉर्मूला तो डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसके लिए समझना है कि डी क्या है। बच्चों ये जो डी है ना, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे कोई एक वायर ऐसे दिया है, ध्यान से देखना, एक वायर ऐसे दिया है और मुझे सीधा बताऊं, ठीक है, सीधा ड्रॉ करता हूं। एक वायर मुझे ऐसे दिया है और यहां पे मुझे ये वाला एंगल आपको दिया गया है, ये वाले पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मुझे ये लेंथ पता है, यहां से ये दूरी पता है, ठीक है, मुझे ये दूरी पता है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला एंडिंग पॉइंट है, और मुझे ये वायर की वजह से यहां पे मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, तो मुझे यहां पे ये पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कहीं ना कहीं मुझे अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आंख बंद करके ए की वैल्यू डी की जगह पे प्लेस कर दोगे। बच्चों गलत हो जाएगा। डी क्या है, डी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि कौन सा डी, अगर मैं यहां पे दिखाऊं ना, ये आपको प्रोवाइडेड है, इट इज नॉट ए डी, ये परपेंडिकुलर नहीं है,
इसका ना प्रोजेक्शन लो, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, ये होगा परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा डी। मतलब कि अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो मुझे इसका वैल्यू बनाना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, यहां पे आपको ये एंगल प्रोवाइडेड होगा, डोंट वरी। मान लो कि वो थीटा होगा तो डी की वैल्यू नहीं बन सकती क्या? यहां से बन सकती है ना। ये क्या होगा? हाइपो, और ये डी हमें निकलना है, थीटा हमें दिया गया होगा, तो आप उसका यूज करके आप डी की वैल्यू बना सकते हो। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो ये डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी ही सिचुएशन देंगे जिसमें ऐसी ए लेंथ दी जाएगी, ये सेपरेशन दिया जाएगा, लेकिन आप यहां पे गलती करोगे। हमें ये फॉर्मूला यूज करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। भैया वायर कहीं से भी स्टार्ट होता, हमें कुछ लेना देना नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, यस और नो। तो यहां पे अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो उसका प्रोजेक्शन लो यहां तक, और फिर देखो कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, वो वैल्यू कैलकुलेट करो और उसको प्लेस करो यहां पे इन टर्म्स ऑफ ए। समझ रहे हो? डायरेक्टली ये प्लेस मत करना, नहीं तो गलत आएगा आंसर। समझ रहे हो? सो इसके कुछ, मैंने बोला ना, इसके कुछ रूल्स है और वही रूल्स आपको यहां पे अप्लाई करने हैं। तो समझ में आया? पहला रूल क्या? डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहीं भी कुछ भी हो जाए आपको डी निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर सीधा दिया गया है तो डोंट वरी अबाउट इट, सीधा प्लेस कर दो। अगर ऐसी सिचुएशन दी गई कि वायर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे केस में आपको पहले प्रोजेक्शन लेके डी बनाना पड़ेगा और वो यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो? यस और नो? ये पहला रूल। सेकंड रूल, ये जो θ1 θ2 है ना, वो कौन से एंगल है? वो कौन से एंगल है? ध्यान से देखना, दो सिचुएशन हम यहां पे देखेंगे। बच्चों मान लो एक सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, यहां पे ये θ1 एंड ये θ2 है, और एक सिचुएशन ऐसी है जो अभी हमने ली थी वो, ठीक है। तो ये हो जाए, अभी तो आपको समझ में आता है कि ये हो जाएगा डी, ठीक है। आपको ये दिया जाएगा, आपको ये एंगल भी दिया जाएगा, ये एंगल भी। मान लो कि ये एंगल θ2 है एंड ये छोटा वाला एंगल θ1 है। अज्यूम दैट θ1, अच्छा इसको बड़ा एंगल है, इसको θ1 बोल देते, चलो इसको, क्योंकि हमारे लिए यही ये वाला एंडिंग पॉइंट्स को पॉइंट आउट करने वाला θ1 होगा और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको पॉइंट आउट करने वाला हमेशा θ2 होगा। तो इसके लिए हमारे नोटेशन के हिसाब से मान लो कि छोटा एंगल θ2 है और बड़ा एंगल θ1 है। अब ये दोनों केस में क्या θ1 θ2 सीधा ऐसे ही प्लेस कर दूं, ऐसे ही प्लेस कर दूं? नहीं नहीं, समझना, ध्यान से समझना। ये जो θ1 है एंड θ2 है ना, बोथ आर दी अपोजिट एंगल टू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों एंगल कौन से है? अपोजिट टू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये θ1 एंड θ2 क्या है? अपोजिट एंगल टू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए मैंने वहां से थोड़ा ये करना है, ठीक है। तो θ1 एंड θ2 शुड बी परपेंडिकुलर, ऑपोजिट एंगल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने चाहिए। अगर θ1 एंड θ2 दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अपोजिट एंगल है, मान लो कि यहां पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला परपेंडिकुलर, तो इसके θ1 ऊपर है और θ2 नीचे है, तो दोनों को एज इट इज प्लेस कर दो, मतलब कि दोनों को पॉजिटिव ही प्लेस कर दो। यस और नो? अगर θ1 60 है, θ2 30 है, तो सीधा θ1 की जगह 60 और θ2 की जगह 30। माइनस नहीं लगाना है, माइनस लगा के ही तो यहां पे प्लस लेके आए भाई। माइनस लगाने के बाद, θ2 को माइनस कंसीडर करने के बाद ही तो हमें यहां पे प्लस मिला है, तो वापिस उसको माइनस नहीं लगाना है, ऑलरेडी लगा चुके हैं माइनस। समझ रहे हो? ऑलरेडी लगा चुके हैं। यस और नो? तो यही समझना है कि अगर ये θ1 θ2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अपोजिट एंगल है तो दोनों को पॉजिटिवली प्लेस कर दो, जैसे है वैसे ही प्लेस कर दो, ठीक है। जो वैल्यू दी गई है वैसे ही प्लेस कर दो। लेकिन सिचुएशन ऐसे भी आती है, जैसे कि यहां पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे और θ1 θ2 दोनों एक ही साइड पे है, दोनों ऊपर की डायरेक्शन में एक ही साइड पे है। तो ऐसे केस में क्या करें? तो बड़ा एंगल जो भी है उसको पॉजिटिव अज्यूम करो, छोटा एंगल जो भी है उसको नेगेटिव अज्यूम करो। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? θ1 को मैं पॉजिटिव लूंगा और θ2 को मैं नेगेटिव लूंगा। समझ रहे हो? θ1 को पॉजिटिव, θ2 को नेगेटिव। अभी ऐसा क्यों किया सर? यहां पे दोनों को पॉजिटिव प्लेस करवाए, जबकि यहां पे हमें दिख रहा है कि θ2 तो नीचे वाली डायरेक्शन में है, तो वो तो नेगेटिव होना चाहिए। भैया वो तो कंसीडर करके ही तो ये फॉर्मूला लाए ना, कि वो नीचे वाली डायरेक्शन में माइनस था तो माइनस ही प्लेस किया, और वही माइनस इसने बाहर फेंका तो ये प्लस हुआ। तो वापिस उसको माइनस क्यों लगाए? ऑलरेडी माइनस कंसीडर करके ही तो ये फॉर्मूला बनाया है, तो वापिस दोबारा माइनस क्यों लगाए? समझ रहे हो? तो इसके लिए ये वाले केस में दोनों पॉजिटिव आएंगे। ध्यान से सुनना, θ1 ये वाले केस में θ1 भी पॉजिटिव, θ2 भी पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा केस है कि जिसमें दोनों एंगल एक ही साइड हो,
ठीक है। तो ऐसे केस में जो बड़ा एंगल होगा ना उसको, वैसे रूल ऐसा नहीं है, रूल ये है कि कोई भी एंगल पॉजिटिव ले लो और कोई एक एंगल नेगेटिव ले लो, दोनों में से कोई भी एक को नेगेटिव ले लो। लेकिन हम क्या करेंगे, ज्यादातर जो भी बड़ा एंगल होगा उसको पॉजिटिव लेंगे और छोटा एंगल को नेगेटिव लेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है, साइन जितना एंगल बढ़ेगा 0 से 90 के बीच में उतनी साइन की वैल्यू बढ़ेगी। या सुनो, साइन वो इंक्रीमेंटल फंक्शन है इन दी 0 to 90 डिग्री। 0 से 90 आप घूमोगे तो साइन की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होती है। ये सुनो, तो इसीलिए यहां पे जितना एंगल बढ़ा उतनी साइन की वैल्यू बढ़ी होगी, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसके लिए हम θ2 को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो छोटा एंगल होगा, ऐसे केस में छोटा एंगल जो भी होगा उसको नेगेटिव कंसीडर करो और बड़ा एंगल होगा उसको पॉजिटिव ही रहने दो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप किसी भी एक एंगल को मतलब कि नेगेटिव लेना है। ये वाले केस में अगर दोनों एंगल एक ही साइड पे, या तो ऊपर या तो दोनों नीचे है, तो कोई भी एक एंगल को नेगेटिव ले, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको जो भी एंगल लेना है ले सकता है, जिसको जो भी एंगल लेना है मतलब कि जो दिया गया वही लेना है, लेकिन जो दोनों में से किसी भी एक को नेगेटिव लेना है। मैं ज्यादातर क्या करता हूं, जो भी बड़ा एंगल होता है उसको पॉजिटिव लेता हूं, दूसरा होता है उसको नेगेटिव लेता हूं। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, ये उसके रूल्स है, समझो, ये उसके रूल्स है। अगर आप वहां पे वापस इसको θ2 को माइनस करोगे तो माइनस कंसीडर करके ही तो हमने यहां पे बीच में प्लस साइन लाया है, और फिर वापस आप उसको माइनस प्लस करोगे, कैसे हो सकता है? ऑलरेडी कंसीडर किया माइनस और फिर वापस उसको माइनस प्लस करो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये सुनो, समझ रहे हो? इसीलिए आपको ये दो रूल है जो ध्यान में रखने, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के टाइम। ठीक है, डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई भी सिचुएशन हो, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकालो पहले और फिर प्लेस करो। दूसरा θ1 θ2, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अपोजिट वाले एंगल है तो दोनों को एज इट इज जो भी वैल्यू है उसको सीधी प्लेस करो, दोनों को पॉजिटिव प्लेस कर दो। ठीक है, अगर वो दोनों एक ही साइड पे है तो बड़े एंगल को पॉजिटिव, छोटे एंगल को नेगेटिव प्लेस कर दो, बात खत्म। ठीक है, आंसर आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर हुआ पॉइंट? ये सुनो, तो ये वीडियो को पॉज करके ये नोट्स, थोड़ी छोटी सी नोट है, इसको लिख दो। ये फॉर्मूला जब भी अप्लाई करते हो तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के एंगल है तो दोनों को पॉजिटिव प्लेस करो। अगर दोनों सेम डायरेक्शन के एंगल है, सेम ही साइड पे है, डी के एक ही साइड पे है दोनों, तो यहाँ पे एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। अभी वो आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, पॉजिटिव बड़े एंगल को पॉजिटिव लेता हूँ, छोटे एंगल को नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो ये रूल, ये जो फॉर्मूला है वो आप कभी पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये सुनो, बस उसके रूल जो ये दो है वो आपको याद होने चाहिए। डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और ये θ1 θ2 अगर अपोजिट साइड के एंगल है परपेंडिकुलर के तो दोनों को पॉजिटिव प्लेस कर दो फॉर्मूला में। अगर दोनों एक ही साइड है तो किसी एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव। मैं क्या करता हूं, बड़ा है उसको पॉजिटिव, छोटा है उसको नेगेटिव लेता हूं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। तो ये तो हो गई बात फाइनाइट लेंथ के वायर की, ये वाला फाइनाइट लेंथ वाला वायर था। ठीक है, अभी यही फॉर्मूला, क्योंकि हमने इसको डिराइव तो कर दिया ना, तो मैं यहां पे नंबर 1 लिख देता हूं, ये दिस नंबर 1 फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ का वायर। ठीक है, जरा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, गड़बड़ी? ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। चलो अभी बात करते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आपने लिख लिया ना, चलो ठीक है। अगर मान लो कि इनफाइनाइट लेंथ का या सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर दिया गया हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना ले सकते हैं? यहां पे आओ देखो, सेकंड केस इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ का वायर। ठीक है, मान लो कि एक आपको वायर दिया गया है कुछ ऐसे, जो जा रहा है इन्फिनिटी तक, ये हो गया हमारा डी डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, दोनों इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ पे करंट कैरिंग वायर तो करंट आई फ्लो कर रहा है। अभी मुझे यही फॉर्मूला लगा के, क्योंकि अभी देखो ये फॉर्मूला अभी आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अभी यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो डी तो हमने यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है, करंट वगैरह सब कुछ है। बात आती है ये फॉर्मूला यूज करने के लिए एंगल की, तो बच्चों θ1 एंड θ2 को क्या मैं लूं? देखो ये वाली लेंथ को अप्रोच करने के लिए मुझे यहां से मुझे उसकी इंफिनिटी को पॉइंट करने वाला एक एंगल चूज करना पड़ेगा। खुद ही सोचो ना कि यहां से मैं कितना एंगल लूं ये θ1 के तौर पे, ताकि वो इनफाइनाइट लेंथ को पॉइंट आउट कर सके। अप्रोक्सीमेटली 90 ले सकता हूं ना, सही है कि नहीं है? यहां से मैं कितना एंगल लूं कि जो उसकी इनफाइनाइट लेंथ को
अप्रोच कर सके, मतलब बता सके कि अच्छा ये है अप्रोक्सीमेटली 90, एग्जैक्ट 90 नहीं होगा, 89 पॉइंट समथिंग होगा। सोचो 89 पॉइंट समथिंग होगा, दूर जाके देखो मैंने इतना एंगल लिया, दूर जाके कहीं वो मिलेंगे, ठीक है, कहीं वो मिलेंगे। तो ये एंगल जो भी होगा ना, ये एंगल θ1 जो इसकी लेंथ को मेजर अप्रोच करेगा, वो अप्रोक्सीमेटली हम 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। ये θ1 जो एंगल है वो अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट 90 नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होगा, ठीक है, 89 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन हम मानेंगे कि इंफिनिटी पे वो 100% इसकी लेंथ को मैच कर लेगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी इंफिनिटी जा रहा है ना नीचे तक, तो उसके लिए भी θ2 कितना ले, 90 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। तो बस हो गया ना, खत्म। इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, हमें तो सिर्फ इंटेंसिटी चाहिए ना, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी कितना लिख सकता हूं, μ0I/4πd इंटू साइन 90, θ1 की वैल्यू 90 प्लस θ2 की वैल्यू भी कितनी, साइन 90। हमारा रूल भाई, अगर दोनों एंगल θ1 θ2 अपोजिट साइड पे है तो सीधा पॉजिटिव प्लेस कर दो, तो पॉजिटिव प्लेस कर, साइन 91, साइन 91 कितना हो गया ये, μ0I/4πd इंटू साइन 91, साइन 91 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 2 4 कितना आ गया, μ0I/2πd, बात खत्म। इतना मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नीट्यूड है, इतना मैग्नेटिक फील्ड एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर किसी पॉइंट P के ऊपर दे सकता है। इसके लेंथ को मेजर करने के लिए हमने एंगल कितना लिया, 90, अप्रोक्सीमेटली 90। सोचो ना, 90 परफेक्ट नहीं है, नहीं तो वो पैरेलल हो जाएगा, ये सुनो, थोड़ा सा हल्का हल्का सा यहां पे शिफ्ट कर दो, 89.8 एंगल ले लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 90 बोलेंगे, 89.8 एंगल ले लो, तो ये एंगल कहीं ना कहीं ये लाइन को आप ड्रॉ करोगे तो इंफिनिटी पे ये इसको मैच कर जाएगी, इसको क्रॉस कर जाएगी, ये सुनो, ऐसा हम मान सकते हैं। सोच के देखो, इमेजिन करो, ये होगा, ये सुनो। तो इसीलिए यहां पे इसकी इंफिनिटी लेंथ और इसकी इंफिनिटी लेंथ है, तो दोनों एंगल हमने कितना लिया, अप्रोक्सीमेटली 90। अप्रोक्सीमेटली को जब भी पुट करना होता है तब तो परफेक्टली 90 ही रखने का, ये सुनो। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, समझ रहे हो, इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा ड्यू टू द इनफाइनाइट। उसी तरह सेमी इनफाइनाइट की बात करें तो मतलब कि एक छेड़ा इनफाइनाइट जाता है, दूसरा फाइनाइट है, मतलब कि ऐसा कैसे, ठीक है, ऐसा कैसे। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, ये वाला हमारा पॉइंट P, ठीक है। यहां पे मुझे करंट की डायरेक्शन मान लो कि ये है, यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पॉइंट P के ऊपर। अच्छा बोलो, अच्छे बच्चों की तरह बताओ, ये θ2 तो एज इट इज θ2 रहेगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस θ1, क्या ये इनफाइनाइट जा रहा है, जी हाँ। तो इनफाइनाइट को मैच करने के लिए कौन सा एंगल लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, तो θ1 कितना लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, वही फॉर्मूला μ0I/4πd इंटू साइन θ1 तो 90 है और ये साइन θ2, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट डर है, परपेंडिकुलर के अपोजिट वाले एंगल है, तो दोनों को पॉजिटिव प्लेस कर दो, हमारा रूल है, तो हमने प्लेस कर दिया। तो ये क्या हुआ, μ0I/4πd इंटू, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 + साइन θ2, दैट्स इट। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगी ये फील्ड, ठीक है। ये सेमी फाइनाइट वायर, सेमी फाइनाइट लेंथ वाला, सेमी फाइनाइट, ठीक है। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगी। क्लियर है पॉइंट, आसान है ना एकदम। सर यहां पे नीचे वाला दिया होता तो भैया ये θ1 एज इट इज प्लेस होता और θ2 क्या होता, 90 डिग्री, तो यहां पे होता साइन θ1 + 1, है कि नहीं, साइन θ1 + 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, आई बात समझ में, क्लियर है सारा पॉइंट। ये सुनो, इनफाइनाइट लेंथ को अप्रोच करने के लिए एंगल अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे, 90, दैट्स इट, फॉर्मूला यही, बस इतना याद रखना है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दो, एक लाइक आपकी हमारा बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, अभी अंदर से एक अच्छी फीलिंग आ जाती है कि अच्छा हमने कुछ वीडियो बनाया और आपको पसंद आया, ठीक है। वो अलग ही फीलिंग होती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये सुनो। लेकिन अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दो, ताकि हमें भी अंदर से ऐसा लगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया, ठीक है। चलो, अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हो सके तो आपके जैसे कोई और फ्रेंड्स है तो उनको भी बताओ, ताकि वो यहाँ पे आके फ्री में NCERT पढ़ सके, ठीक है। यस और नो, हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैं मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पे कवर करवा सकूँ, यस और नो। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय योर डे, बाय बाय।